वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आरएस मुख्य परीक्षा 2023 में आप अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक आउटलाइन दिया था कि किस तरह से एक पूरा का पूरा स्कीम सेट किया गया है प्रीलिम्स, मुख्य और इंटरव्यू का। ठीक है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का, और क्या अंतर आरएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में होता है, और इसी के अनुरूप हमें अपनी तैयारी में भी बदलाव करने होते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें और हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के एक अति महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। दोस्तों, 200 नंबर के प्रथम प्रश्न पत्र में जो अर्थव्यवस्था वाला हिस्सा है वहां से आपको अमूमन 65 प्लस अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। 65 मार्क्स के प्रश्न पिछली बार आउट ऑफ 200 इकोनॉमी में से पूछे गए हैं। इस पोर्शन के कुल 3 हिस्से हमारे पास में हैं, जिसमें पहला है राजस्थान इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद दूसरा हिस्सा है आपका इंडियन इकोनॉमी, और जो तीसरा हिस्सा हमारा है वो है वर्ल्ड इकोनॉमी। इस प्रकार इन तीनों हिस्सों के मिलाकर के और आपका इसका सिलेबस पूरा होता है। अब अगर बात करें कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न आते हैं और कैसे, क्या उपाय करके हम 50 प्लस अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। 50 प्लस लेने का जो मूल उद्देश्य है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने आखिरकार ये शब्द क्यों चुना। दरअसल 65 में से आपके जो 30 अंकों के बड़े प्रश्न हैं उनमें मान के चलिए आपके 10 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से अच्छा आंसर भी लिखते हैं, क्योंकि आपको अधिकतम 7 से 8 अंक ही मिलने वाले हैं अगर आपने बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द टॉपिक आंसर लिखा है। तब भी जा करके आपको 6 प्लस जो मार्क्स हैं किसी भी 10 नंबर के क्वेश्चन में, उसको बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आउट ऑफ 800 अगर कोई 400 प्लस मार्क्स भी कवर कर रहा है, अर्थात 50% से भी ज़्यादा मार्क्स अगर कोई प्राप्त कर रहा है, तो वो स्टूडेंट टॉपर्स की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए हम एक रियलिटी के साथ चलें तो देखें तो 50 प्लस अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। कई छात्रों ने इस हिस्से में ये अंक प्राप्त भी किए हैं। तो आइए उस तरीके पर चर्चा करते हैं जिसको फॉलो करके और आप ये सा कर सकते हैं। पहले मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा इसके सिलेबस की। तो अगर हम बात करें तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है दोस्तों। जो पिछली बार विशेष करके सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुए और भारतीय अर्थशास्त्र वाला जो हिस्सा है उसको काफ़ी कुछ चेंज किया गया। लेकिन जब परीक्षा हुई तो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर इस नए सिलेबस का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। मसलन अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक जिनमें से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आया। स्फीति कीमतें और मांग पूर्ति प्रबंधन में से कोई प्रश्न नहीं आया। कृषि जो है उसमें से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व, बजट प्रबंधन और राजकोषीय सुधार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। इसी तरह बजटीय प्रवृत्तियों पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो भारतीय अर्थशास्त्र में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका जो औद्योगिक अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया था उस पर पूछा गया था, और एक आपका रोजगार से जुड़ा हुआ था कि कोविड-19 के बाद में किस प्रकार से रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। ये 2 प्रश्न ही आपके यहाँ से इसमें से पूछे गए थे। हमारे प्रश्न पत्र के 65 नंबर के हिस्से में से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें से 7 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से एक प्रश्न आपका टर्मिनोलॉजी बेस्ड था। सतत विकास इसमें डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, और सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पर यह प्रश्न 2 अंकों का आया था। तो सीधा ये पूछ लिया गया था कि सतत विकास क्या है, केवल शब्द का तात्पर्य सीधा पूछ लिया, इतना सिंपल लेवल पर। तो कोई भी छात्र जो तैयारी कर रहा है वो एटलीस्ट परिभाषा जरूर याद करेगा। गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, सतत विकास क्या है, विश्व बैंक क्या है,
इस तरह के प्रश्न। जबकि अगर बात करें एक और प्रश्न की, तो 5 अंकों का एक प्रश्न आपका विश्व बैंक से जुड़ा हुआ था, हालांकि ये एक करंट अफेयर्स का मुद्दा भी था। दरअसल इस बार जो ये प्रश्न पूछा गया था, ये आपके दोनों ही टॉपिक को कवर करता था, न केवल विश्व बैंक बल्कि इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी। क्योंकि प्रश्न कुछ इस तरह से था कि विश्व बैंक के द्वारा जून 2021 में क्लाइमेट एक्शन को लेकर के एक कार्य योजना जो है लॉन्च की गई थी, और उसी कार्य योजना पर यह प्रश्न पूछा गया। तो दोनों ही टॉपिक्स को मिलाते हुए आपको यहां से करंट अफेयर से रिलेट करते हुए और ये प्रश्न पूछा गया। 7 अंक यहां से कवर हुए। जैसा कि मैंने बताया 15 + 7 22 अंक आपके यहां से गए, ठीक है, लगभग 20 अंक। इसके बाद में 45 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका सीधा सीधा राजस्थान की अर्थव्यवस्था से, विशेषकर राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू से पूछा गया था। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से ये प्रश्न पूछे गए थे और कैसे इन प्रश्नों ने, जिस भी छात्र ने इकोनॉमिक रिव्यू को बेहतर तरीके से कवर किया, उसने इस हिस्से में निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो आइए हम देखते हैं वो प्रश्न जो कि पूछे गए, उन पर हम नजर डालते हैं। देखिए, भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का है, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में भी पिछली बार सम्मिलित की गई थी, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में, ठीक है। तो वहाँ से ये प्रश्न सीधा पूछा गया। राजस्थान में जैव ईंधन ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, आप सभी जानते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वाला जो हमारा हिस्सा है, वहाँ पर बायोमास एनर्जी ली जाती है। 120 मेगावाट के करीब जो हमारी बायोमास एनर्जी है, उसके जो प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, उन पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये प्रश्न सीधा वहाँ से आया। भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदें कौन कौन सी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया। तो ये भी इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू से सीधा सीधा कवर होता दिखाई देता है। हालांकि ये स्टैटिक पोर्शन का भी हिस्सा माना जा सकता है। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ा होगा, बेसिक्स जो है राजस्व व्यय, बजट जो है, बजट से ये प्रश्न सीधा सीधा आया। इसके बाद में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना पर प्रश्न पूछा गया। ये भी हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में सम्मिलित किया गया था। वर्ल्ड बैंक इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था थी। यहां से ये प्रश्न आया। सतत विकास वाले प्रश्न की जैसे मैंने बात की, तो ये भी इकोनॉमिक रिव्यू से इसलिए माना जा सकता है क्योंकि चैप्टर जो लास्ट वाला 10वां चैप्टर पिछले वर्ष के इकोनॉमिक रिव्यू में था, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही था। सतत विकास की जो परिभाषा है वो यहाँ पर आपको लिखनी थी कि किस प्रकार से वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का पूर्ति करते हुए आगामी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना, यही सतत विकास के रूप में इस तरह की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी थी। इसके बाद भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों पर 5वां प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न भी आपके इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान से कवर होता है क्योंकि स्ट्रेट आपके जो उद्योग वाला चैप्टर है, एमएसएमई विशेषकर, उसकी परिभाषा में ये बदलाव अभी हाल ही में हुए थे 2019 में, तो उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया था। समर्थ योजना भी आपके पिछले जो है इकोनॉमिक रिव्यू में सम्मिलित की गई थी और वहीं से ये प्रश्न आया। नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू जो उस साल का जो प्रकाशित हुआ था उसमें से प्रश्न आया था। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं, तो इसका भी प्रश्न आपका स्ट्रेट बिल्कुल सिंपली आपके कहाँ से पूछा गया, इकोनॉमिक रिव्यू में से। विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक था। ये 5 प्रश्न आपके 5 अंकों वाले, 25 अंक कुल कवर करने वाले प्रश्न थे। अब बात आती है 10 अंकों के प्रश्नों की। तो 3 प्रश्नों में पहला, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो उपाय किए जा रहे थे, इकोनॉमिक रिव्यू, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में से पूछा गया। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम, रिपीटेड क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में भी आया था और फिर से वापस इसको पूछ लिया गया, ठीक है। तो ये पिछले इकोनॉमिक रिव्यू में था, इस बार इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। और सौर ऊर्जा नीति जो कि 2019 में ही लागू हुई थी दिसंबर में, ठीक है, उस पर भी प्रश्न आपका पूछा गया। ये भी इकोनॉमिक रिव्यू में कवर किया गया था। तो देखिए दोस्तों, केवल इकोनॉमिक रिव्यू की कितनी महत्ता है ये आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कुछ और ना पढ़े, आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल इसी पर निर्भर नहीं रह सकते कि इस बार भी आरपीएससी द्वारा केवल इकोनॉमिक रिव्यू से प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष करके हमारे सिलेबस का जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है, जिसमें जैसे कि निजी सार्वजनिक मेरिट वस्तुएं हो गई, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दे हो गए, मांग और पूर्ति प्रबंधन के जो है मुद्दे हो गए, राजकोषीय बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है, राजकोषीय सुधार क्या है,
भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण कैसे आया, खाद्य प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, भारतीय कृषि में कैसे वृद्धि हुई, इन सभी पर इनका जो इतिहास है उस पर जुड़े हुए चीज़ों को आपको कवर करना होगा। मेरा प्रयास है कि मैं इस पर आपको अच्छे नोट्स दे पाऊंगा। मैंने जो तैयार कर रखे हैं जल्दी से जल्दी मैं उन्हें दे पाऊंगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी मेरे जो है नोट्स तैयार हो रहे हैं, लगभग कवर हो चुका है। थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन का हिस्सा बचा हुआ है, तो जल्दी ही ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बात करते हैं इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान का कैसे तैयार करें। देखिए, इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहूँगा। मान लीजिए हम इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं जो कि पिछले वर्ष पूछा गया, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। दोस्तों, इसका उत्तर भी मैंने आपको सामने दे रखा है। इस योजना के अंतर्गत जो जो व्यवस्थाएं किए गए थे, जो जो प्रावधान दिए गए थे, वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद इसमें किस किस को लाभ दिया गया है, ये लाभ क्या क्या प्रकार के लाभ हैं, ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि 5 नंबर के इस प्रश्न में आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, आप यहाँ पर 3 से लेकर के और 3.5 नंबर तक ही आपको इसमें मिलेंगे, भले ही आप पूरा सही आंसर भी दें। रीज़न ये होता है कि ये उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि इसे होना चाहिए, या इसमें वो सेग्रीगेशन नहीं है, जो होता तो शायद आपको अच्छे अंक मिलते। अब आप इसकी ओर ध्यान दीजिए। ये हमारे आरएस जंक्शन के राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू की जो पीडीएफ्स हैं चैप्टर वाइज, उसका एक पार्ट है। मैंने अपने इस पूरे पीडीएफ को इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि ये आपको आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान कुछ ऐसे माइंड मैप प्रदान कर सके जिन्हें आप परीक्षा में बना सकें। ये माइंड मैप जो है, इसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें दरअसल हम शब्दों को कम कर देते हैं और ब्रैकेट्स के माध्यम से चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि RIPS 2019 पर उद्देश्य क्या है। देखिए, बिल्कुल सिंपल, एक छोटी सी लाइन में हमने इसका उद्देश्य समझा दिया। राज्य का तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास। फिर अगली लाइन में हमने बता दिया कि राज्य की फ्लैगशिप स्कीम है। ये लिखते ही वजन बढ़ जाता है उत्तर का कि राज्य की फ्लैगशिप स्कीम। तो आपको पता है कि निवेश प्रोत्साहन योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, तो ये आपकी समझ को दर्शाता है वहां पर कि आपने एक विशेष टॉपिक निकाल करके लिखा जो और बच्चों की तुलना में अलग था। आपने योजना की शुरुआत और अंत को बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स में लिख करके और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भैया अगले 7 वर्षों के लिए इस योजना को मान्य किया गया है। जब आपने इसकी विशेषताओं की बात की तो विशेषताओं में आपने 2 ब्रैकेट्स में SGST पुनर्भरण, विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क को भी दर्शा दिया। और इसके अंतर्गत जो विशेष प्रयास डॉक्टर अंबेडकर के लिए किया गया है योजना के अंतर्गत, तो SC/ST के लिए जो निवेश सीमाएं 50% की गई है, जो भी इसके लिए योजना के लिए प्रावधान थे, वो आपने यहाँ पर बता दिए। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पर पूछे गए इस प्रश्न में इस तरह का उत्तर देने पर मैं मानता हूं कि आपको 4 और प्लस मार्क्स प्राप्त हो सकते थे। यहाँ पर ये जो आधे अंक का अंतर है, ये अगर आप लगभग 20 प्रश्नों में भी कर लें तो बाकी बच्चों की तुलना में आप 10 अंक ऊपर चले जाते हैं। और 10 अंकों में RPSC के इस परीक्षा में आपकी 400 रैंक तक का बदलाव हो सकता है। अर्थात 10 अंक कम आने पर आप मेरी तरह 733 रैंक पर आ सकते हैं और सिलेक्शन नहीं होगा, जैसा मेरा पिछली बार हुआ, 1.25 नंबर से मैं रहा। और अगर 10 नंबर मेरे ज़्यादा होते तो शायद मेरी रैंक 333 या 350 अंडर होती, और 350 अंडर में आपको स्टेट सर्विस मिल सकती है। तो इन 10 अंकों का पछतावा क्या होता है, इसे मैं समझता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अभ्यर्थी जो मेरे साथ में जुड़े हैं वे इससे परेशान हो या फिर उनको अपने अनमोल साल गंवाने पड़े। RS जंक्शन के विद्यार्थी इसी मायने में बाकी बच्चों से अलग होंगे कि ना केवल हम संक्षेप में पढ़ेंगे बल्कि हम उनको प्रस्तुत करने का तरीका भी सीखने वाले हैं। चलिए, मैं आपको इस वर्ष के लिए कुछ विशेष जो मुझे लगता है कि पूछे जाने योग्य प्रश्न है उस पर चर्चा करता हूँ। सार्वजनिक निजी सहभागिता पर आपसे राज्य सरकार की पहलों पर पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार क्या कर रही है। ठीक है, तो पहले हम बता सकते हैं कि सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से हम निजी पूंजी जो है उसको और निजी क्षेत्र की जो नवाचार और दक्षता है उसको ला करके और हमारी जो आधारभूत अवसंरचना है उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो प्रयास सरकार कर रही है तो त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचा हमारे यहाँ पर है 3 स्तर पे। पहला है अनुमोदन के लिए समितियाँ, दूसरा है नोडल एजेंसी PPP सेल, और तीसरा है कार्यकारी एजेंसी। अनुमोदन समितियाँ विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन करती है। PPP सेल या जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जो एक सेल गठित किया गया है वो एक तरह से सभी योजनाओं की जो जानकारियां हैं उनको संग्रहित करती है।
और कार्यकारी एजेंसी इनको लागू करने का काम करती है। अनुमोदन समितियों पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार की समितियाँ: काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक रोड सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए है, और स्विस चैलेंज प्रस्ताव के लिए भी एक एम्पावर्ड कमेटी है। तो ये अलग अलग विभागों के अंतर्गत जो कमेटी है वो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है। काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसकी अध्यक्षता में है, और ये सारी चीज़ें इसमें सीधे कवर किए गए हैं। पीपीपी सेल कब गठित हुई और किस तरह से ये काम कर रही है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ बात कर ली, और कार्यकारी एजेंसी जो है उसके क्या क्या काम है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। इस तरह का उत्तर दे करके और 10 अंकों के प्रश्न में आप आसानी से 8+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रश्न को अगर आप इकोनॉमिक रिव्यू की PDF में पढ़ने जाएंगे तो ना केवल वो थोड़ा अस्पष्ट सा होगा, बल्कि चीज़ों को समझने में भी मुश्किल होगी। लेकिन ये बना बनाया हलवा है जो आपको थाली में लेना है और सीधा खाना है। ये इसी तरह से है कि आप अगर मान लीजिए दौड़ के मैदान में हैं और आप 100 मीटर, 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं। 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के बाद में अब आपको एनर्जी की आवश्यकता है, तो आप ऐसा थोड़े करेंगे कि नींबू काटेंगे, पानी में घोलेंगे, चीनी घोलेंगे और उसको पिएंगे। नहीं, आप भागेंगे और ग्लूकोन डी लेंगे, ठीक है, और ग्लूकोन डी पी करके इंस्टेंट एनर्जी लेकर के 200 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे। RS एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा ही है। प्रीलिम्स हो चुका है और आपके पास में 18 विषय पढ़ने बाकी हैं मेंस के लिए। लगभग दिन आपके पास में 90, एक विषय के लिए 5 दिन। 5 दिनों में आप इस चीज़ को कैसे कवर करें? लेकिन अगर आप RS जंक्शन द्वारा प्रोवाइडेड ये PDFs को कवर करने की कोशिश करें तो मात्र 5 दिनों में भी आप पूरी PDFs को पढ़ सकते हैं, बेसिक आउटलाइन ले सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने फैक्ट तो पढ़े ही हैं, लेकिन अब यहाँ से ढांचे को समझने का काम आप कर सकते हैं और इस तरह से आप बाकी छात्रों से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है, आप अपने स्तर पर कोशिश करें, लेकिन दोस्तों वो तरीका इसलिए रिस्की है क्योंकि उस अनुभव में सीखने में आपको समय लग सकता है और समय की ही कमी हम सबके साथ है। तो RS जंक्शन का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। वहाँ पर आपको इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है। इस कोर्स का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप जो है टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन में से या टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह से अगले कक्षा में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप बेहतर उत्तर लिखते हुए मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। बने रहे हमारे साथ इसी तरह। धन्यवाद।